गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मजा आ रहा है सुबह उठने में? कपिल देव जी गुड मॉर्निंग। मजा आ रहा है सुबह उठने में? अच्छा जी। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बाबू भी आएगा ना सर? बाबू बिल्कुल मजा नहीं आया। आंखों में नींद भरी है, बहुत बढ़िया। पहाड़ों में तो जो है सुबह 8 बजे से पहले ही अपना आंखें खुल जाती हैं। यहाँ प्लेन में आके आंखें नहीं खुलती हैं। तो अगर मैं जग गया हूँ तो आप लोग भी जग जाने चाहिए, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है सोशल कैपिटल। अब ये सोशल कैपिटल क्या होती है समझते हैं इसको। सोशल कैपिटल का मतलब होता है कि सोशल का मतलब समझ रहे हो ना। आप और हम सब क्या है, सामाजिक प्राणी हैं। कोई ऐसा तो नहीं कोई असामाजिक प्राणी है, ठीक है। और अगर हम मिलजुल कर कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, तो हम किसका काम कर रहे हैं? एक कैपिटल का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? एक हम एसेट का काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो उसी चीज को सोशल कैपिटल बोलते हैं। अब सोशल कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? आपके कॉरपोरेटिव जो है फॉर्म आते हैं। आप होती हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? और अगर सोशल कैपिटल का पार्ट एनजीओ, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, तो इसका मतलब है क्या कि ये सब आपका किसका पार्ट है? पेपर नंबर 2 का पार्ट है कि पेपर नंबर 3 का पार्ट है मेंस का? जल्दी बताओ। कौन भाई साहब बताएगा? ये पेपर नंबर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का है भाई? पेपर नंबर 3 का। एनजीओ, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सब पेपर नंबर 2 का पार्ट है। किसका पार्ट है? पेपर नंबर 2 का पार्ट है, ठीक है ना। तो अभी तक आप लोगों को सिलेबस याद नहीं हुआ है तो प्लीज सिलेबस जरूर याद करिए। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्लियर? और आपको प्रीलिम्स के बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे आज के क्या है टॉपिक में। 1 मिनट के अंदर सबकी आंखें खुल जाए, जुड़ जाते हैं। तब तक मैं स्लाइड अपलोड कर देता हूँ। क्लियर? और जिसको चाय वाय ऑर्डर करनी है तो चाय वाय ऑर्डर कर लो। हम्म, आज हम सोशल कैपिटल का बेसिक पार्ट देखेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे। और इसके पार्ट नंबर 2 में इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में हम देखेंगे कि ये सब जो सोशल कैपिटल का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया, ठीक है। ARC, द बादशाह ARC। सर द हिंदू की क्लास कब होती है? हिंदू की क्लास जो है अभी तक एक ही क्लास हुई है। वन एकेडमी का एक चैनल है जिसका नाम है UPPCS वॉरियर, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक नाम नहीं सुना हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई एक जना जिसकी नींद नहीं आ रही है जिसको, वो उस चैनल का नाम यहाँ पे लिख दे, जिससे सारे संबंधित बच्चे क्या करें, जुड़ जाए। तुषार भाई ने नाम लिख दिया है, आप इससे जुड़ सकते हो। समझ में आ गया आपको? जिन्होंने पूछा था, अभी तक एक ही क्लास हुई है। क्योंकि क्या है एक होता है ना, एक अनार 100 बीमार। सबने सुना है ये कहावत, एक अनार 100 बीमार? सुनिए ना बस। तो अनार की जगह क्या है, एक इंसान 100 काम। तो सारे काम नहीं हो पाते, तो इसलिए अभी तक एक ही लेक्चर ही अपलोड हो पाया है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो, ध्यान से सुनना, जो आपके कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल है, और जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल में जाके वो यूट्यूब में जाके
राजसभा चैनल पे जा सकते हैं, ठीक है, राजसभा चैनल पे जा सकते हैं। और राजसभा चैनल पे एक एपिसोड है जिसका नाम है बिग पिक्चर, ठीक है, उसको डेली देखो। यानी कि मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया बिग पिक्चर देखने का क्या है टाइम, जब आप सुबह नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, कान में लीड लगाओ, चाय नाश्ता खाओ और बिग पिक्चर को देखो। या कभी दोपहर में पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बिग पिक्चर को देखो, ठीक है। तो इसकी हैबिट हर एक बच्चा बनाए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बिग पिक्चर में अगर आप जब देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, चाइना के इश्यू को ऐसे भी समझा जा सकता है। समझ में आया? हमारी एजुकेशनल पॉलिसी जो है उसको अच्छा ऐसी तरीके से समझा जा सकता है। समझ में आया? क्योंकि उसमें जितनी भी डिग्निटरीज आती हैं वो छोटे मोटे लोग नहीं आते हैं, ठीक है। और जो भी वो व्यू देते हैं, तो आप अगर उसका पूरा एक कागज में सम अप कर लो कि आज के बिग पिक्चर में कहा क्या है, तो आपको आसानी से किसी भी टॉपिक की इनसाइड मिल जाती है। क्या मेरी बात समझ में आई? और ये आपको कहाँ से दिखने हैं? अगर आपको जो है बिग पिक्चर एपिसोड की प्लेलिस्ट मिल जाती है, सभी को मिल जाती है, ठीक है। यूट्यूब चलाना सबको आता है, अभी तक तो ये सब मजाक की बात कर रहा हूं। तो चुपचाप आपको क्या करना है, 30 जून, लिखो तारीख, 30 जून 2000, क्या लिखूं, 19 लिखूं कि 20 लिखूं, जल्दी बताओ। 30 जून 2019 की 20, 2020, ठीक है। यहां से आगे के सारे बिग पिक्चर के एपिसोड देखने हैं आपको। आधा आधा घंटे के होते हैं, कोई कोई 45 मिनट का होता है। क्या उनसे देखने हैं? आपको अपना पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 4 पेपर होते हैं आपके मेंस में लिखने वाले। इनका प्लीज सिलेबस एक बार देख लो, और सिलेबस आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, ठीक है ना। मान लो कि आपने बिग पिक्चर खोला और एक जो है आपको एपिसोड दिखा, किस पे दिखा, कि वर्ल्ड वार 1 के 100 ईयर हो चुके हैं। तो भैया वर्ल्ड वार 1 आपके पेपर नंबर 1 में है कि नहीं है? तो चुपचाप उसको देख डालो। और एक A4 शीट में क्या करो, जो जो उन्होंने बोला है उसकी क्या कर दो, एक सिनॉप्टिक नोट्स, मतलब उसका सारांश अपने उसमें लिख लो और खत्म कहानी। या तो आप A4 शीट बना लो, और या तो क्या करो, एक इतनी पतली कॉपी ले लो जिसमें क्या करो, पूरा ऊपर लिख दो बिग पिक्चर का क्या है, ये है। और पूरा जो है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 के स्टाइल से बनाना शुरू कर दो। जैसे मान लो पेपर 1 का आर्टिकल है, ऊपर हेडिंग डाला पेपर 1, ये ऐसे करके। अब जैसे 5G स्पेक्ट्रम पे है, बता रही हैं दिव्या जी, तो 5G स्पेक्ट्रम पे कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बिग पिक्चर वालों ने जो बोला है वो आपको पका पकाया मैटर मिल गया है। समझ में आया? सर एक तो उनकी इंग्लिश हाई फाई होती है, फिर इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं कि सब सर के ऊपर से जाता है, बट फिर भी देखते हैं सर। देखो, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको शुरू के एपिसोड में ऐसा लग सकता है, लेकिन सेंस जरूर आ जाएगा कि वो कहना क्या चाहता है। क्या मेरी बात समझ में आया? क्लियर? अभी कोई एक बहुत प्यारी मूवी रिलीज हुई हो ऑस्कर अवार्ड की, सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख के उसे बता सकते हैं कि ये पिक्चर क्या कहना चाह रही है। तो ये भी तो पिक्चर ही है, बिग पिक्चर है बस। समझ में आया? ये थोड़ी क्या है, बड़ी पिक्चर है। ये आपको सच्ची का जिंदगी का ऑस्कर देके जाएगी। क्लियर है? तो किसी को मिर्जापुर का, कल तो भैया पूरी दुनिया के व्हाट्सएप के स्टेटस में मिर्जापुर लगा हुआ था, लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था भैया, उसकी जगह अगर बिग पिक्चर लगा हुआ होता तो जिंदगी बन जाएगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? सर ट्रांसलेशन क्या लिखा होता है हिंदी में, ये मैंने देखा नहीं, अगर कहीं पे ट्रांसलेशन मिलता हो तो कोई और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो भैया ये जो है सारे के सारे बच्चे हैबिट बनाएं, और जो जो बच्चे हैबिट बना रहे हैं हर हफ्ते मेरे को, आपको अन अकेडमी की ऐप पे या किसी भी लाइव क्लास में बताना कि सर 7 दिन में हमने ये 7 टॉपिक पढ़े हैं और इनके नोट्स बना दिए हैं। ये सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो भैया सब उसकी जिम्मेदारी लें, कोई एक ना ले, और सब लोग बताएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर तीसरे दिन यहाँ पे डाउट सेशन की क्लास होती है, डाउट सेशन क्लास में बताएं, बताए जरूर। सब बच्चे एक प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको वो प्रैक्टिस करा रहा हूं जो आप बहुत आगे निकल जाओगे, करोगे ना? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक में। चलो भैया शुरुआत हो गई है, ट्रेन चल दी है। द टर्म सोशल कैपिटल वाज फर्स्ट यूज बाय L.J. हैनिफेन, ए स्टेट सुपरवाइजर फॉर रूरल स्कूल इन वर्जीनिया इन 1916। सोशल कैपिटल टर्म सबसे पहले किसने यूज करी थी? हैनिफेन ने यूज करी थी। और ये वर्जीनिया USA में, वहां पे एक रूरल स्कूल थे, उनके सुपरवाइजर थे। सबको समझ में आया? क्लियर? तो भैया अब ये बताओ ईमानदारी से,
जैसे इस बार पेपर आया, उसमें इकोनॉमिक्स के कितने सारे क्वेश्चन पूछे कि भैया ये टर्म किसने दी थी, तो कल को आपके प्रीलिम्स में ये नहीं पूछ सकते कि सोशल कैपिटल टर्म किसने दी थी। एक हैनी फैन ऑप्शन दे देंगे, एक ब्रूफेन दे देंगे ऑप्शंस में, एक सी फैन दे देंगे, टी फैन दे देंगे, किस पे टिक लगाना है, हनी फैन पे टिक लगाना है। समझ में आ गया? तो भैया वो कहीं से भी पेपर दे सकते हैं। तो भैया प्रीलिम्स की भी तैयारी करा रहा हूं मैं। और नहीं भी आए तो क्या हुआ, हमारा अगर आंसर राइटिंग में अगर कोई भी एनजीओ पे क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी कॉर्पोरेट सोसाइटी पे क्वेश्चन आ रहा है, और अगर हम उसे सोशल कैपिटल से लिखेंगे तो सोचो कितना दबदबा पड़ेगा आपके आंसर राइटिंग में। और अभी आपके मेंस क्या है, बहुत दूर है, तो अभी से आप याद करते रहोगे कि याद करते रहोगे तो हनी फैन भी बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर? सर एक बात कहनी थी, आप हमसे नाराज हैं क्या? बिल्कुल नाराज नहीं है मयंक भाई। अब मयंक भाई नाराज क्यों कह रहे हैं? इन्होंने अपना ऐसे भेजा है और ये कह रहे हैं सर मेरा ऐसे चेक कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं भैया, थोड़े दिनों में एक हफ्ते के अंदर आंसर राइटिंग की क्या है क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तब मैं सबके चेक करूंगा, तो मैं आपके भी चेक कर दूंगा। समझ में आ गया? जो बच्चा मेहनत करता है मैं उससे कभी नाराज नहीं होता, चाहे वो मेरा कोई भी, चाहे वो मेरे को क्या कर दे, क्या कर दे, मेरा दुश्मन भी बन जाए तो भी। ठीक है ना? अगर उस मुझे लग रहा है ये मेहनत कर रहा है तो मेरे से दुश्मनी भी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? ही यूज्ड इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द स्कूल। और हनीफैन भाई ने सोशल कैपिटल शब्द को सबसे पहले यूज किया था किसके लिए? कि जो वहां पे कम्युनिटी स्कूल होते थे यूएसए में, उनको सक्सेसफुली चलाने के लिए। सबको समझ में आ गया ये स्लाइड? से यस और नो? आगे देखो। इन लेटर ईयर्स with the emergence of the industrial revolution in Europe, political idea of equality, human right, social welfare led to formation of the intellectual groups and thereafter of organization which started taking up issue of social concern. जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, ठीक है, और आपको पता है औद्योगिक क्रांति और उससे आसपास क्या था आपका, उसके बाद फ्रांस की क्रांति से यस और नो, 1789 वाली। अब उसके बाद क्या हुआ, लोगों के अंदर क्या आया, क्या आया, क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक नेचर आया। अपने राइट्स के बारे में लोग बोलने लग गए, ह्यूमन राइट्स के बारे में बोलने लग गए, इक्वालिटी के बारे में बोलने लग गए, सोशल वेलफेयर के बारे में बोलने लग गए। तो जब ये सारी चीजें दबदबा आई समाज में, तभी से सोशल कंसर्न का इशू पैदा हुआ। समझ में आया? इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे इस चीज को। क्लियर? सब बच्चे लिखोगे। और सेम कॉन्सेप्ट भारत में भी आया अर्ली 90s में। इन इंडिया सच सोशल एक्शन ग्रुप बिगेन टेकिंग शेप इन द अर्ली 19th century. The socio-culture regeneration in the 19th centuries, India was occasional by the colonial presence but not created by it. और उस समय जो है भारत में अंग्रेजों का शासन था। हालांकि अंग्रेजों ने हमारे क्या कहते हैं सोशल और रिलीजियस मूवमेंट को क्रिएट नहीं किया था। समझ में आया? उन्होंने एनजीओ क्रिएट नहीं किया था, वो हमने अपने आप ही क्रिएट किया था। यहां तक समझ में आ रहा है? हमारे भाई ने लिखा है, सुधांशु भाई ने, थॉमस पे ने लिखा है ना, एकदम सही लिखा है। इन्होंने क्या बोला था? किसी को याद है इन्होंने क्या बोला था? डेमोक्रेटिव राइट के बारे में। समझ में आया? सबसे ज्यादा अमेरिकन रिवॉल्यूशन में अगर किसी ने बोला था तो भैया वो थॉमस पेने थे। और ये सब नाम मैं बार बार बोलता रहूंगा क्लास में, आपको बहुत मजा आएगा, आपको याद हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं के द्वारा ही क्या लगेगी, आपकी रैंक लगेगी। समझ में आया? भारतीयों के तो नाम याद है, थोड़े विदेश वालों के भी याद कर लो, थोड़ा रूसो का नाम याद कर लो। जैसे ही रूसो आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? जैसे ही आपके दिमाग में प्लेटो आना चाहिए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, द रिपब्लिकन। जैसे ही आपके दिमाग में अरस्तु आना चाहिए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एथिक्स एंड द पॉलिटिक्स। समझ में आया? तो ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही प्यार से याद करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और खुद महसूस करोगे कि एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की क्या कर रहे हैं, क्लास पढ़ रहे हैं। और मात्र किस में, बहुत ही कम रुपए में, मात्र 6560, 7560 रुपए में पूरा प्रीलिम्स पढ़ा दूंगा, पूरा मेंस पढ़ा दूंगा, अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल है वो पढ़ा दूंगा। कोई आपको हरा नहीं सकता, ये चैलेंज है मेरा। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? आगे बढ़ो। सर एक बात बोलनी थी, हिंदी ऑपोजिशन की क्लास अनअकैडमी पर हो रहा है बाय अजय अनुराग सर। ये हमारी कैटेगरी में हो रहा है, उत्तर प्रदेश पीसीएस की कैटेगरी में हो रहा है।
कि किसी कैटेगरी में हो रहा है? धर्मेंद्र यादव हमारी कैटेगरी में हो रहा है। 1 मिनट रुको, मैं क्रॉस चेक करके बता देता हूँ कि यही सर है कि वो कौन सर है। ठीक है। एक सेकंड रुको, क्योंकि हमारे पास जो है, अच्छा, क्या नाम बताया आपने? अजय अनुराग सर। कब से स्टार्ट किया इन्होंने? आज से स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया है? हम्म कब से स्टार्ट? दिल्ली वाले हैं विजडम आईएएस 16th। कब से स्टार्ट किया है ये बताओ? क्योंकि जो हम जिनको क्या कहते हैं, हमने जिनके लिए सैंक्शन किया था उनका नाम था, 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। 16 अक्टूबर जो निकल चुकी है, 16 अक्टूबर है जी। राजीव कुमार जो है, ये है जो प्रॉपर हिंदी पढ़ाने आएंगे। एक बार हम कंफर्म करके आपको बता देंगे। ठीक है। और मैंने बोला था आपको अमरनाथ सर नहीं पढ़ाएंगे, क्लियर? आप लोग बोले थे अमरनाथ सर पढ़ाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़िए, और यहाँ पे अगर समझ में नहीं आता है तो फिर क्या करिए, हमें बताइए। समझ में आया? बाकी जो राजीव सर है वो भी क्या है, बहुत जल्दी आएंगे यहाँ पे एक हिंदी लिटरेचर पढ़ाने। ठीक है, तो दोनों से पढ़ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्योंकि हमने जिनके लिए ग्रीन सिग्नल दिया था वो राजीव नाम के सर है, अभी मैंने मोबाइल में देखा। यहाँ तक क्लियर सभी को? कि भारत में भैया जो जितने भी ये सोशल कैपिटल का कॉन्सेप्ट था, शुरुआत में 19 शताब्दी में आ चुका था। क्लियर? उस समय हमारे यहाँ पे अंग्रेज भी थे। क्लियर? लेकिन अंग्रेजों ने इसको निर्माण नहीं किया था। निर्माण किसने किया था? हमारे राजा राम मोहन राय ने किया था, हमारे विवेकानंद साहब ने किया था। तो उन्हीं के नाम भी आगे आएंगे। देखो देखो, ये सब आपके किस में लिखा हुआ है? क्या कहते हैं, एआरसी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। कोई समझ सकता है कि एआरसी की रिपोर्ट में इनका नाम लिखा है? द आइडिया ऑफ द सोशल रिफॉर्म combined with the national sentiment led to the formation of the societies sabha such as the Brahm Samaj, आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ईटीसी ईटीसी। और इसके आगे आप और ज्यादा जो है जोड़ सकते हो स्पेक्ट्रम की बुक से। ठीक है, यहाँ पे आप उनका भी नाम लिख सकते हो। किनका? अहमद भाई का यहाँ नाम याद आ रहा है? अहमद भाई का नाम, बहुत लिबरल थे जो मैंने पढ़ाया था, तो उनका भी नाम लिख सकते हो। इंपोर्टेंट सोशल फिगर लाइक राजा राम मोहन राय, केशव सेन, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद रनाडे provided leadership for this movement to take up the issue to combat the social bigotry, unequal status of women, caste system, irrational belief and a practice based on the superstitious। हिंदी माध्यम वालों के लिए इन सब डिग्निटरी, राजा राम मोहन से लेके रानाडे भाई तक, इन सब ने किसके खिलाफ आवाज उठाई? सोशल बाइगोटरी मतलब कट्टरता की आवाज उठाई। वुमेन के जो अनइक्वल स्टेटस था उसके खिलाफ आवाज उठाई, जाति के खिलाफ आवाज उठाई, इरेशनल बिलीफ, जादू टोना, और आपका जो सुपरस्टिटिशियस, मतलब जो क्या कहते हैं ना, क्या बोलते हैं सुपरस्टिशियस को, क्या बोलेंगे कि आप उस पर विश्वास करते हो, क्या अंधविश्वास पे। तो इस अंधविश्वास के खिलाफ क्या करी इन्होंने? लड़ाई करी। हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत तो दोबारा बता दूं। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? हिंदी मीडियम वालों को? आगे बढ़ते हैं। Towards the end of the 19th century, the corporate community in India also began setting up। और 19वीं शताब्दी के अंत में जो है भारत में भी कोऑपरेटिव कम्युनिटी का सिद्धांत आने लग गया, और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गई? स्टार्ट हो गई, जिनका काम था जो बेचारे गरीब थे उनकी सहायता करना। समझ में आया? ऑन द सोशियो पॉलिटिकल फ्रंट, बिनोवा भावे भूदान आंदोलन। बिनोवा भावे ने क्या करा? उन्होंने बोला कि जितने भी भैया अमीर सेठ लाला लोग हैं जिनके पास बहुत एक्सेस जमीन है, उन्होंने बोला कि प्लीज अपनी जमीन दान करो। और उनके केवल एक आदेश से, या आप सोचो उनकी एक रिक्वेस्ट से, उन्होंने 1954 में क्या कर रहे हैं, भूदान मूवमेंट स्टार्ट करा था। और कितनी 2.5 लाख हेक्टेयर के आसपास जमीन लोगों ने दान करी थी टोटली। समझ में आया? इतनी लार्ज स्टेज उस पे।
तो भैया ये बहुत अच्छी बात हुई, जिनके पास जो भूमिहीन किसान थे उनको क्या मिली, बेचारों को भूमि मिल गई। समझ में आया? कार्ल क्रिश्चियन स्कैवेंडियन मॉडल, शाबाश, एंड जयप्रकाश नारायण सर्वोदय मॉडल वर द टू मेजर voluntary एक्शन इनिशिएटिव which caught the attention of the people across the country in the 1950 and 1960। और 1950 और 60 के दौरान विनोबा भावे जी का भूदान आंदोलन और जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय, सर्वोदय मतलब सबका उदय हो, गांधी जी वाली फिलॉसफी कि समाज में जो सबसे नीचे वाला तबका है उसको भी क्या मिले, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। तो ये दोनों आंदोलन क्या हुए, हमारे सोशल कैपिटल मूवमेंट के क्या है, शुरुआती आंदोलन थे। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? इसी को ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा गया था। बहुत बढ़िया, तैयारी चरम स्थिति में चल रही है सबकी। कोऑपरेटिव की बात करें, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी द गवर्नमेंट थॉट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फार्मर इनटू वॉलंटरी ग्रुप विच कुड सिक्योर चीप फार्म क्रेडिट ऑन द कलेक्टिव बेसिस। 20वीं शताब्दी के दौरान भारत सरकार ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि किसानों को क्या करो, इकट्ठा करो, क्योंकि अगर 10-12 किसान एक साथ मिल गए तो क्या करेंगे, उनको जो है लोन जो है सस्ते में भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी क्या होगी, मॉर्टगेज बढ़ जाएगी। से यस और नो? भैया अगर मैं लोन लेने जा रहा हूं तो हो सकता है मेरे को कोई मना कर दे, लेकिन उसमें क्या करते हैं, को एप्लीकेंट जोड़ देते हैं, तो लोन मिलने की चांसेस बढ़ जाते नहीं बढ़ जाते? से यस और नो? तो यही सरकार ने क्या करा, कॉन्सेप्ट करा कि जो को एप्लीकेंट जैसा सीन है, ऐसा सीन बनाया जिसको हम कोऑपरेटिव टाइप की चीजें बोलते हैं। और क्या करा उन्होंने कि यहां से कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हुई, जन्म हुई कि आप छोटी छोटी सेविंग करो और छोटी छोटी सेविंग बड़ी हो जाएगी, और उस बड़ी सेविंग पे आप क्या करो, एक बड़ा सा लोन लो और प्रॉपर क्या हो, इंडस्ट्री लेवल के क्या करो, आप प्रोडक्शन करो। समझ में आया? कोऑपरेटिव सोसाइटी ये तो करती है, पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। भैया किसी का 2 एकड़ का खेत है, किसी का 5 एकड़ खेत है, किसी का 10 एकड़ का खेत है, सबने अपने खेतों को मिला लिया और एक बड़ा खेत बन गया, और उसमें आप एक ही जैसी क्रॉप उगा रहे हो। समझ में आया? और आपकी खुद की फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री में ही वो जा रहा है और पूरा मार्केट आपका है। इसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सक्सेसफुल कोऑपरेटिव मूवमेंट। समझ में आया? ए लेजिस्लेशन वाज इनेक्टेड इन 1904 टाइटल द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904। कल को प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे गंदे क्वेश्चन वो पूछने लग गए हैं कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट कब आया था, तो 1904 पे टिक लगा देना। द इंस्पायरेशन फ्रॉम दिस एक्ट हैज कम फ्रॉम द सक्सेसफुल कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द यूरोप। यूरोप में जितने भी हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट थे जो सक्सेसफुल हुए, वही मॉडल भारत ने लिया था। समझ में आया? मान लो कोऑपरेटिव मूवमेंट आ रहा है, आप इंट्रोडक्शन में लिख दो कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूरोपियन कंट्री। सोचो एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा नहीं मिलेगा आपके आंसर में? ये छोटी छोटी चीज आपको आगे लेके जाएंगी। समझ में आया? और जो जिन बच्चों ने मेंस दिया उनसे ईमानदारी से पूछ लेना कि जब पेपर की घंटी बजती है तो दिमाग में नहीं आता क्या लिखें क्या नहीं लिखें, सब कुछ क्या हो जाता है। समझ में आया? गुड डैश समथिंग, समझ में आया? कहावत पता है ना आपको, गुड डैश समथिंग, वो हो जाता है। तो उसमें क्या होगी, दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर ये बुलेट पॉइंट आपको पता है तो आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होगा, कंक्लूजन अच्छा होगा, और बीच का मैटर तो सब एक ही जैसा लिखते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ो। पता कैसे चलेगा कि अब अन अकेडमी के स्टूडेंट हो? पता ऐसा चलेगा, जो मैंने ये आपको बुलेट पॉइंट लिखा रहे हैं ये आप आंख बंद करके देखो, आंसर में हमेशा आपको एज मिलेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द एक्ट वॉज फर्दर रिफाइंड, मतलब 1904 वाला एक्ट जो था उसको दोबारा सुधारा गया और 1912 में एक नया एक्ट लाया गया। प्रोविंसेस लाइक बॉम्बे, मद्रास, बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल मेड ऑल out effort to expand the cooperative in their territory and made their own enactment on the pattern of the 1928 एक्ट। यानी कि 1904 के बाद जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट, जिसको अमेंड किया गया 1912 में, और उसके अनुसार बॉम्बे, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन प्रोविंसेस को राइट दिए गए कि वो अब अपने क्षेत्र के अनुसार ऐसा ही एक एक्ट बना सकती है। क्या मेरी बात समझ में आई? कल को सीधे क्वेश्चन आ जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के दौरान किस किस प्रोविंसेस को खुद कानून बनाने की क्षमता दी गई थी। आ सकता नहीं, आ सकता है प्रीलिम्स में, और आप हिस्ट्री की गंदी से गंदी किताब ढूंढोगे कहीं नहीं मिलेगा, एआरसी की रिपोर्ट में दे रखा है। पहला ऑप्शन होगा बॉम्बे, दूसरा होगा मद्रास, तीसरा होगा बिहार, चौथा होगा ऑल द अबव। ऑल द अबव में मार देना। ये छोटी छोटी चीज अभी पकड़ो, पेपर के टाइम पे नहीं पकड़ पाओगे। समझ में आया? और मुस्कुराओ, सबसे अच्छा स्टैंडर्ड की आप जो है क्लास पढ़ रहे हो पूरे उत्तर प्रदेश में। क्लियर?
विश्वास रखना बहुत जरूरी है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच वॉज स्टैब्लिश इन 1934 हैड एग्रीकल्चर क्रेडिट एज वन ऑफ इट्स प्राइमरी फंक्शन। और जब 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ तो सबसे पहला उसका फंक्शन क्या था कि किसानों को लोन देना, के एग्रीकल्चर के सेक्टर में, कृषि में लोन प्रोवाइड करना। एंड बाय एक्सटेंडिंग refinance facility to the village cooperative system, it play as important role in spreading the cooperative movement all corners the country। मान लो कल को एग्रीकल्चर पे निबंध आ गया, समझ में आया, तो आप कोऑपरेटिव वाला एक पैराग्राफ डाल सकते हो, डाल सकते नहीं डाल सकते। और इसका उद्गम आप अगर ऐसे दिखाओगे तो ऐसे में कितनी बड़ी जान आ जाएगी, आपको पता नहीं है। ये आपका पका पका ऐसे का भी मैटर है, अगर आप इसको डेली याद करो और अपने सोर्स अगर आप कम से कम रखोगे तो आपको ये सारी चीजें याद होंगी। जो बच्चा आज अभी इस क्लास में दिख रहा है, 2 घंटे बाद किसी यूट्यूबर की क्लास में, 3 घंटे बाद अपने दोस्त के जो कोचिंग जाता है उसके नोट्स को याद करता रह रहा है, तो उसको कोई तीनों में से किसी की क्लास समझ में नहीं आएगी। और लास्ट में पता है वो क्या बोलेगा, आप में से कितनी पर्सनालिटी जो अभी बोलेंगे हम याद करेंगे, लास्ट में क्या बोलेंगे, सर इतना सारा कैसे याद करें। तो भैया इतना ज्यादा ऐसे याद करें कि भैया अगर आपने अपना सोर्स एक ही बना रखा है तो भैया क्या करोगे, ये सारी चीजें आपको याद होंगी। भैया जब मुझे पता है कि मुझे रोज सुबह ऐसी डोज मिल रही है तो मैं इसी को तो याद करूंगा। यही गलती 2019 में बहुत सारे बच्चों ने करी थी, मुझे बताते नहीं थे लेकिन मुझे सब पता रहता था कौन बच्चा अभी कहां पे ठिकाना लगा रखा है, किसी ने कहां ठिकाना लगा रखा है। बोलते थे सर हमें याद नहीं हो रहा, सर हम रिवीजन नहीं कर पा रहे, हम अच्छा आउटकम नहीं दे पा रहे। अरे भाई कहां से दोगे भैया, एक जब एक छोटी सी कॉपी मैंने अगर आपकी बनाई है और अगर मैं इस मास्टर की कॉपी से पढ़ रहा हूं तो मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या है, मुझे तो सारी चीजें याद होंगी। अब मैंने यह भी कॉपी ले रखी है, एक कॉपी ये ले रखी है, एक कॉपी ये ले रखी है, 10-10 कॉपियां ले रखी है, मुझे क्या याद होगा, कुछ याद नहीं होगा। भैया मैथ इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो मैथ वाले से मैथ पढ़ते तो आपको समझ में आता था ना, क्लियर। आपकी सफलता की जिम्मेदारी उसके पास, आपकी असफलता की जिम्मेदारी भी उसके पास, और मैं भी दोनों जिम्मेदारी ले रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे नोट्स कोई बना के दिखा दे आपको, क्लियर। तो अगर आपको ये चीज पता हो जा रही है, अगर आप यूट्यूब में टॉपर सर्च कर दे रहे हो और अगर वो खुद से बोल रहे हैं कि भैया इनकी क्लास में बैठ जाओ, और वो अपने सगे भाई बहनों को भी मेरी क्लास में ही भेज रहे हैं, जबकि अब जब उनके पास शासन प्रशासन सब कुछ है, वो चाहे तो अपने भाई बहनों को वाजीराम में भी एडमिशन करा सकते हैं जहां पे बहुत बड़ी वेटिंग लगती है, वहां से भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकते हैं। आपको पता है जितने भी ये लोग बन चुके हैं, ये अपने एक फोन से वहां पे अपने भाई बहन को फ्री में भेज सकते हैं, समझ में आ गया। लेकिन नहीं, वो क्यों फिर भैया इधर 6300 रुपए में भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं इधर 6300 रुपए में, क्योंकि उनको पता है भैया कि कहां पे मैटर है कहां पे नहीं है, समझ में आया। और अगर आपको पता है, ये अब तक आपको पता चल गया होगा, तो आंख बंद करके जितने मैं आपको काम दे रहा हूं उतने ही काम पूरे कर लो, क्लियर। लेकिन ये क्या है, बहुत कम बच्चे करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं कि सर कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, फिर मैं क्या करूंगा भाई, कंफ्यूजन हो रहा है, क्लियर। तो ये सारी चीजें जो है क्या कहते हैं, अभी से ध्यान रखो। ये हर बार कोई ना कोई बच्चा गलती करता है, क्या पता आप में से भी कोई गलती करे आफ्टर। और देखो हर किसी भी टॉपर को देख लो आप, टीना डयाबी से लेके यूपीएससी वाला, यूपी पीसीएस वाला, ठीक है, हमारे भी कोई भी टॉपर को देख लो, दिव्या को देख लो, योगेश को देख लो, सब क्या बोलते हैं कि आपके सोर्स क्या होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए। लेकिन जो भी लिमिटेड सोर्स है उसको बार बार रिवाइज करोगे तो रैंक लग जाएगी, बोलते नहीं बोलते। तो भैया मैं लिमिटेड सोर्स बना रहा हूं, उसी को बार बार रिवाइज करने में क्या आफत आ रही है, समझ में आया। या अगर ऐसा होता मैं खुद पहली बार आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता कि भैया रैंक लगे नहीं लगे, अब तो भैया हम ठोक के बोलते हैं कि जिस बच्चे का पेपर नहीं छूटा है और जो मेरे से पढ़ा है उसकी रैंक लगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, बोलते नहीं बोलते हम। और इतने कम टाइम पीरियड में हम बोल रहे हैं इतने कॉन्फिडेंट होके, ठीक है। लोगों को कोचिंग खोल के 10-10 साल निकल लग जाते हैं, एक बच्चा क्वालिफाई नहीं होता है। इतने कम समय में जो आपको रैंक दे रहे हैं ना, तो आपको ये चीजें यकीन नहीं हो रही हैं। क्यों यकीन नहीं हो रही, क्योंकि जिंदगी में कुछ अलग सा नहीं हो रहा ना, अलग सा नहीं हो रहा। दिक्कत तो यही है ह्यूमन नेचर के संग। अगर कोई अच्छा खेलने लग जाए, तो जैसे विराट कोहली शुरू में बहुत अच्छा खेलता था तो लोगों को पछता नहीं था, नहीं पछता था ना, लेकिन अब आदत हो गई विराट कोहली की, से यस और नो। तो अभी आपको धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी, हर साल सुनोगे बच्चे टॉप 10 में लगेंगे तो लगेंगे, ठीक है। प्री का रिजल्ट कब तक आ सकता है, यार प्री का रिजल्ट मत पूछो, बहुत सारे बच्चे बाहर हो रहे हैं, मेंस की तैयारी करो आराम से, ठीक है।
After independence, the report of the All India Rural Credit Cooperative Society Committee 1951-54 are formation of the district and the Apex Cooperative Bank 1960 provided further fillip to this sector. यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 के बाद 1951 और 1960 के आसपास रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कमेटी आई और अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक आई, जिन्होंने क्या करा, खासकर कोऑपरेटिव सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में खूब ज्यादा लोन बांटे और इन सेक्टर को क्या मिली, एक नई ऑक्सीजन मिली। समझ में आया? ओरिएंटेशन लिख रहे हैं किसका? कोऑपरेटिव मूवमेंट का। किसी किताब में ऐसा ओरिएंटेशन नहीं दे रखा है, गारंटीड। आगे देखो, द मैं सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूं बट सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर में थिंकर नहीं कोड कर पाया हूं। तो भैया अगर आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो और सोशियोलॉजी में थिंकर जो है कोट नहीं कर पाए हो तो इंटरव्यू की कॉल तो बनती है। ठीक है, इतना मैं मान के चलता हूं कि इंटरव्यू की कॉल बनेगी आपकी। बाकी जो है आपकी श्रद्धा पे है कि जिसने आपकी सोशियोलॉजी कॉपी चेक करी है, अगर वो बिना कोट के भी नंबर दे दे तो बात अलग है, लेकिन इंटरव्यू की कॉल 100% बन जाएगी आपकी अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ए डिस्टिंक्ट लीगल स्पेस टू सोशल कैपिटल सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट इट्स आर्टिकल ऑन द राइट टू फॉर्म द एसोसिएशन और द यूनियन, that is 19(1)(c) and brought article 43 which talk about the making endeavor to promote the cooperative in the rural area and see through explicit mention in the entries made in schedule 7। किसी को समझ में नहीं आएगा, सिंपल सी बात क्या है मैं बताऊं। सिंपल सी बात ये कह रहा है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 19 है, ठीक है, उस 19 में क्या है, एक एसोसिएशन है कि नहीं है? से यस और नो, है कि नहीं है भैया? मैं बताता हूं ना, तो वो क्या है, कोऑपरेटिव की बात कर रहा है। हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 43 जो डीपीएसपी में है वो भी किसकी बात करता है? कोऑपरेटिव की बात करता है। और हमारे संविधान में शेड्यूल 7 में क्या दे रखा है हमारे संविधान में, जल्दी बताओ। शेड्यूल 7 में क्या है, जल्दी बताओ, लिस्ट। और उस लिस्ट में क्या है, कोऑपरेटिव भी है शब्द। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्या समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ो। द यूनियन गवर्नमेंट in its national policy, that is voluntary sector, stipulate that the voluntary organization means to include organization engaged in the public service। भारत सरकार के अनुसार जितने भी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनका मतलब क्या होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जनहित की या जन मानस की सेवा करने के लिए हो, और वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, चाहे वो एथिकल क्षेत्र में हो, चाहे वो कल्चरल क्षेत्र में हो, चाहे सोशल क्षेत्र में हो, चाहे इकोनॉमिक क्षेत्र में हो, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, चाहे रिलीजियस क्षेत्र में हो, चाहे स्पिरिचुअल क्षेत्र में हो, चाहे फिलैंथ्रोपी में हो, चाहे साइंटिफिक में हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, किसी भी क्षेत्र में। यानी कि किसी भी क्षेत्र में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जनहित का काम करती है, जनता की सेवा करती है, वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। यही वाली परिभाषा आपको अपने आंसर राइटिंग में लिखनी है। क्या ये परिभाषा सबको समझ में आई है? दोबारा समझाऊं। काफी बच्चे लेट आए हैं, प्लीज क्लास में टाइम पे आ जाइए करिए, और जितनी भी आपकी क्लास छूटी है उसका रिकॉर्डेड वर्जन देखिए करे। समझ में आया? क्लियर? दोबारा बताता हूं। राघव जी को हम दोबारा बताते हैं कि राघव जी, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो जनहित में काम करती हैं, जनता की सेवा करती हैं, और वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में हो सकती है, मान लो एक एनजीओ है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई एनजीओ इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा, कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन धर्म के रूप में काम कर रही है। भैया आस्था टीवी है, उसमें क्या होता है, धर्म का प्रचार होता है, होता नहीं होता है? क्लियर? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल क्षेत्र में काम कर रही है। पॉलिटिकल क्षेत्र में कौन काम कर रही है, क्या नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके अंदर पूरा डेटा आता है कि कितने क्रिमिनल्स हमारे पार्लियामेंट में है, कितने जो है क्या कहते हैं एमपी एमएलए के ऊपर क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वो काम करती है। एनजीओ का डेफिनेशन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे ना, दोनों में थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल क्या है, अंतर है, ठीक है, जो आगे चल के आपको क्लियर होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? क्लियर? फिर उसके बाद जो है आपका एमनेटी इंटरनेशनल हो गया, सोशल वाली हो गई। सोशल वाली तो आपने बहुत देखी होंगी, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हर क्षेत्र में हो सकती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई राघव भाई?
समझ में आ गई? क्लियर? अब आगे देखो। अरे यार, जो इलेक्शन के बारे में बताती है, इलेक्शन वाली भारत में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखो। अब आपको कुछ बड़े बड़े डेटा पता चलेंगे इस दुनिया में क्या हो रहा है, और आप चाहो तो इसको ऐसे में लिख सकते हो, और आप अपने बॉडी में भी लिख सकते हो आंसर राइटिंग की। देखो क्या, विद द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड ग्लोबलाइजेशन, जब से जो है वैश्वीकरण और उदारीकरण का दौर आया, हिंदी मीडियम वालों के लिए, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, शाबाश। जब से वैश्वीकरण और उदारीकरण का दौर आया, तब से ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप बोलते हो एनजीओ, इसका कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैला। समझ में आया? और आपको बिलीव नहीं होगा कि एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि भारत के अंदर 2 मिलियन एनजीओ, 20 लाख से भी ज्यादा एनजीओ थे। रसिया में 4 लाख एनजीओ है। केनिया में 240 एनजीओ जो है हर दिन नए बनते हैं। समझ में आया? क्लियर? कितनी ज्यादा इनकी संख्या है। जोशी जी, कितने महीने बाद आप क्लास में जुड़े हो? ईमानदारी से बताना, कितने दिन से एब्सेंट थे? द यूनाइटेड स्टेट हैज एस्टिमेटेड 2 मिलियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में कितने हैं आपके? 20 लाख एनजीओ। समझ में आया? विच एम्प्लॉय मोर देन 11 मिलियन वर्कर्स, और उसमें जो है आपके कितने हैं? 11 मिलियन। समझ रहे हो ना? यानी कि एक 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 इतने लाख जो है लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सोचो कितना बड़ा सेक्टर है ये। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो आप इसको देखो, एनजीओ का पे क्वेश्चन आता है तो बीच में ये डालने में क्या आफत है कि अकॉर्डिंग टू द एआरसी रिपोर्ट, इन इंडिया देर इज अबाउट 2 मिलियन एनजीओ, एंड इन रसिया देर इज अबाउट 4 लाख एनजीओ, एंड इन केनिया एवरी डे 240 न्यू एनजीओ हैज बीन फॉर्म्ड। इतना लिखा। फिर उसके बाद क्या करा? स्टाइल मार दी। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलता हूं कि चुपचाप अपनी आंसर राइटिंग में बीच में ही डाल दिया कि भारत में 20 लाख से ज्यादा एनजीओ है, रसिया में 4 लाख से ज्यादा एनजीओ है, और केनिया में क्या है, हर दिन 240 नए एनजीओ चल बनते हैं। फिर उसमें स्टाइल क्या हमारी, क्या हमें इन एनजीओ को क्या कहते हैं सर्विलेंस में नहीं लेना चाहिए? क्या ये एनजीओ हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के खिलाफ काम तो नहीं कर सकते? समझ में आया? यानी खुद ही स्टाइल मारी। पहले बताया इतने सारे एनजीओ बन रहे हैं, और फिर खुद अगले सेंटेंस में क्या स्टाइल मार दी कि देर इज ए नीड टू कर्ब द मशरूमिंग ऑफ दीज एनजीओ, कि हमें जो कुकुर मुत्ता की तरह एनजीओ बढ़ रहे हैं, इनको रोकने के लिए क्या करना पड़ेंगे? कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। फिर एक और स्टाइल मारी, अदरवाइज, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? एमनेस्टी इंटरनेशनल, नियामगरी सोसाइटी जैसे एनजीओ आ जाएंगे, पीएफआई जैसे एनजीओ आ जाएंगे, जाकिर भाई का एनजीओ आ जाएगा, जो देश के लिए क्या हो सकता है? इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कर सकता है। समझ में आया? तो हमने कहानी कहां से कहां मोड़ दी। समझ में आ गया? हमने ये भी दिखा दिया कि देखो, हमने ये भी याद करा इस दुनिया में कितने एनजीओ है। फिर एक और स्टाइल मारी, डेट इज वाई, इसी कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा? क्या करा? कौन सी कमेटी बताता हूं मैं एनजीओ को रोकने के लिए? जल्दी बताओ, कौन बच्चा बताएगा? क्या बताता हूं मैं? एनजीओ के लिए कमेटी बताता हूं मैं आपको। कौन सी कमेटी बताता हूं? नहीं पता? क्या किया जाए आप लोगों का? ऑस्कर अवार्ड मुझे लगता है आप ही लोगों को दिलवा दिया जाए। मैंने आपको एनजीओ में कौन सी कमेटी बताई है, गूगल करके बताना मेरे को। समझ में आया? कि एनजीओ को जो फंडिंग हो रही है, समझ में आया, उसके लिए मैंने एक कमेटी बनाई है कि डेट इज वाई डैश डैश दिस कमेटी हैज बीन सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फुल स्टॉप लिख देना, आंसर में जान आ जाएगी। यानी कि हमें क्या करना है? हमें बस क्या करनी, कला दिखानी, अपना अपना प्रेजेंटेशन दिखाना है। और दूसरा एनजीओ वाला जो बच्चा होगा, वो एनजीओ में खूब लिखता रहेगा, लिखता रहेगा, जनरल नंबर मिलेंगे। और आपने कुछ नहीं लिखा, केवल स्टाइल मार दी, आप उससे 1.5 नंबर ज्यादा ले गए। समझ में आ गया सभी को? ये स्टाइल आपको सीखनी है। सब सहमत हो इस स्टाइल से कि नहीं हो? क्लियर?
अब मेरे को भी कमेटी याद करने दो। विजय, विजय करके कोई कमेटी थी, गूगल में टाइप कर लो मेरे भाइयों बहनों, कुछ विजय लिखो, विजय के आगे लिख दो एनजीओ कमेटी, तो पूरी कमेटी का नाम आ जाएगा। विजय करके कोई कमेटी थी। सर आप हैं तो पॉसिबल है, बहुत बढ़िया शशांक जी, लास्ट तक मुझे कोई फॉलो करते रहना, सिलेक्शन हो जाएगा। विजय कृष्णा, विजय कुमार, आ गया विजय कुमार सबके में, आया, आ गया ना, बस ठीक है। तो लास्ट में लिखना है, इसीलिए भारत सरकार ने विजय कुमार कमेटी गठित करी, ठीक है। तो इस तरह के आंसर लिखना शुरू कर दो, मतलब मन मन में, जब मैं करवाऊंगा तो बात अलग है। मजा आ रहा है क्लास में? कुछ बच्चे अभी भी क्या है, स्पेशल क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, वो अभी भी सोच रहे हैं प्लस में जुड़े ना जुड़े, यहां पढ़े ना पढ़े, तो सोचते रहो बच्चों, हम तो भैया रैंक लगाएंगे, आप सोचते रहो। द प्रेजेंस ऑफ एनजीओ इंश्योर डेप्थ एंड रीसेलियंस इन द सिविल सोसाइटी, कितनी प्यारी लाइन लिखी है बताओ। किसी देश में एनजीओ का होना वो ये दिखाता है कि वहां पे सोसाइटी में कितना लचीलापन है और कितनी गहराई है कि नहीं है? सोचो, आप एनजीओ को बुरा मानते हो ना, एनजीओ का होना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारे देश में एनजीओ ना हो तो यानी कि हमारे देश में क्या है, मानवता की क्या है, बहुत बड़ी कमी हो गई है। हो गई है, नहीं हो गई है? से यस और नो, क्लियर। तो कौन सी सोसाइटी कितनी गहरी है, कितनी उसकी पराकाष्ठा है, ये भी एनजीओ बताती है। क्या मेरी बात समझ में आया? ये पहली लाइन सबको समझ में आई? द प्रेजेंस ऑफ एनजीओ इंश्योर डेप्थ एंड द रिसिलियंस इन द सिविल सोसाइटी। अभी बाल मजदूरी हो रही है, गूगल पे डालो बाल मजदूरी के खिलाफ कितने एनजीओ काम कर रहे हैं, आपको 10-12 एनजीओ आ जाएंगे। सोचो अगर आप गूगल में टाइप कर रहे होते बाल मजदूरी के खिलाफ इंडिया में कितने एनजीओ है, और एक भी एनजीओ नहीं आता, तो ये क्या दिखाता? क्या दिखाता ये? कि भैया भारत में क्या है, सोसाइटी के अंदर क्या है, एम्पैथी खत्म हो गई है, कंपैशन खत्म हो गया है, कोई सोच ही नहीं रहा। इतने बड़े बड़े लीडर हैं, कोई सोच ही नहीं रहा कि इस विषय पे काम करना चाहिए। समझ में आया? इट गिव एक्सप्रेशन टू द सिटीजन वॉइस, और ये जनता की आवाज को क्या करते हैं, ऊपर तक पहुंचाते हैं हमारे एनजीओ। इट इनेबल्स देम टू टेकल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउ देयर सोसाइटी इज परफॉर्मिंग एंड अलाउ देम टू टॉक टू द देयर गवर्नमेंट इन ए ऑर्गेनाइज वे। हमें नहीं पता भैया प्रोफेशनल तरीका क्या है सरकार से बात करने का, लेकिन इन लोगों को पता है, तो ये हमारी बात क्या करते हैं, ऊपर तक लेके जा सकते हैं। होता है कि नहीं होता? नर्मदा बचाए आंदोलन में यही तो हुआ, मेधा पाटेकर आई अपने एनजीओ के साथ, सीधे सरकार से नेगोशिएशन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? इन इंडिया टू दिस सेक्टर इज इमर्जिंग एज ए फास्ट पेस, और भारत में भी ये सेक्टर क्या है, बढ़ रहा है। हालांकि इनकी क्या है, कमियां भी हैं, लेकिन आप इंट्रोडक्शन में ये भी लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते? हमें पता है इनमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड अगर कह रही है अच्छा ही लिखो तो अच्छा ही लिखेंगे, क्वेश्चन की डिमांड कह रही है क्रिटिकल एनालिसिस लिखो तो इसकी धज्जे उड़ा देंगे। तो हमारे पास हथियार तो सारे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सही है और नो? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको रोज सुबह हथियार दे रहा हूं, आप इसको सजो के रखना। सर आई गॉट सितंबर योजना एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ताली बजा दो एमपी साहब के लिए। सबसे प्यारी योजना कवर पेज से मुझे लग रही है, और जब मैं इसे पढ़ाऊंगा आपको तो मुझे लगता है कि मजा आएगा। पेपर नंबर 4 के लिए एथिक्स की है, जिसने ऑर्डर नहीं किया है वो ऑर्डर कर लें इसी सितंबर की योजना, और उसको चुपचाप अपने बस्ते में रख दें। जब मैं पेपर 4 एथिक्स पढ़ाऊंगा, 19 नवंबर से एथिक्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, प्रोफाइल में कोर्स लगा हुआ है, तो मैं शुरुआत में क्या करूंगा, इस योजना को पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? आगे बढ़ो। Such a vast network of the socio-economic institution has the potential to play an important role in many key government policy objective. समझ में आया? Such a vast network of socio institution has potential to play important role in many key government policy and objective. मान लेते हैं ये हमारा एक गांव है और इसमें एक समस्या है, हमें एक एनजीओ की सहायता मिल गई, तो एनजीओ ने हमारी समस्या क्या करी, एमपी को सुनाई, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ कहां पहुंची, वो सरकार के पास पहुंची। तो सरकार ने कल को बजट में क्या करा, हमारे लिए एक अलग से प्रावधान कर दिया, या हमारे लिए एक अलग से स्कीम चला दी। समझ में आया? यानी कि एनजीओ की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, सरकार की पॉलिसी को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। यस और नो?
सर एआरसी के नोट्स की अलग से नोटबुक बनानी है या फिर पेपर के अकॉर्डिंग लिखना है, प्लीज गाइड कीजिए। इसमें जो है आपको एआरसी की एक अलग से कॉपी बननी है, ठीक है ना? क्लियर? इज दिस इनफ? मतलब क्या कुछ पूछा था क्या तुमने? क्या पूछा था? चौहान साहब दोबारा पूछो। सर आई हैव लेक्सिकन। हाँ, लेक्सिकन जो है बेसिक के लिए, मैंने उस दिन बताया था ना कि एआर सॉरी ये एथिक्स के लिए क्या है, लेक्सिकन बेसिक है। फिर उस बेसिक पे चौका छक्का मारना है। तो पहले बेसिक याद करो, चौका छक्का हम पढ़वाएंगे आपसे। क्लियर? तो यानी कि क्या है, हम अपनी आवाज जो है सरकार तक पहुंचा सकते हैं एनजीओ के माध्यम से। सर रिकॉर्डेड वर्जन दे देंगे क्लास का, अभी पूजा में जाना है। बिल्कुल जा सकते हो, चलो। अब देखो क्या करते हैं एनजीओ। इट कैन हेल्प टू स्केल अप द प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। से यस और नो? भैया अगर एनजीओ हमारी बात नहीं पहुंचाएंगे तो सरकार वाले तो भैया हमसे 5 साल के बाद पूछते ही नहीं है। से यस और नो? पूछते हैं? नहीं पूछते ना। फिर जब इलेक्शन होगा तो भैया हाथ जोड़ के आएंगे घर के आगे, और फिर उसके बाद घर भूल जाते हैं। इट कैन कंट्रीब्यूट टू द इंक्लूसिव वेल्थ क्रिएशन। भैया सबका गांव में विकास होगा तो भैया सबके पास पैसा आएगा, सबके पास पैसा होगा तो सबका सार्वजनिक क्या होगा, विकास होगा। इनहेंस द पीपुल सेंट्रिक गवर्नमेंट। जनता वाली सरकार होगी। क्यों? क्योंकि सरकार के पास क्या होगा, एनजीओ के माध्यम से सारी समस्या आती रहेंगी, जनता को सॉल्व करवाती रहेगी नहीं। तो यानी कि क्या होगा, हम कह सकते हैं कि पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट हमारे लिए सरकार है। समझ में आया? अंबानी अडानी के लिए सरकार नहीं है। वो तो कभी भी रात को फोन करके हिला सकते हैं किसी को भी, मंत्री को भी। क्या हम हिला सकते हैं? नहीं हिला सकते ना। तो हमारे लिए कौन है? एनजीओ। ये सब किसके पार्ट है? प्रेशर ग्रुप के। और किसी भी डेमोक्रेसी में, एक हेल्दी और एडवांस डेमोक्रेसी में प्रेशर ग्रुप का होना क्या है, अनिवार्य है। नहीं तो ये क्या बन जाएंगे, ये ऑटोक्रेट्स बन जाएंगे, लोग डिक्टेटर्स बन जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है पढ़ाई में? तो इसी के साथ जो है यहीं पे टाटा बाय बाय करो। ये हमने आपको बेसिक बताया कि भारत में भैया 1904 में कौन सा नियम आया, 1912 में कैसे अमेंड हुआ, आरबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, उससे पहले कौन कौन से कानून थे, ये कॉन्सेप्ट यूरोप से आया, सोशल कैपिटल टर्म किसने दी थी, हैनी फेन ने दी थी। से यस और नो? ये सब हमने याद करा। अब इसका हम पार्ट 2 में क्या करेंगे, सीधे एडवांस में आ जाएंगे। और यही सेम टॉपिक आपके पेपर नंबर 2 में है। वहां पे मैं एनजीओ दोबारा बताऊंगा आपको, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन दोबारा बताऊंगा, प्रेशर ग्रुप दोबारा बताऊंगा। क्लियर? तो वो हमारा सिलेबस अलग चलेगा, और ये हमारा क्या चल रहा है, एड ऑन वाला पार्ट चल रहा है। ये मत सोचना कि हमने सर ने यहां पढ़ा दिया तो वहां नहीं पढ़ाएंगे, वहां प्रॉपर पढ़ाऊंगा। लेकिन ये क्या है, एड ऑन है। यानी कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं चुपचाप उसको याद कर लो। मेरी क्लास कब होती है मोहित भाई? मेरी क्लास रोज होती है। ठीक है, आप पहली बार क्लास में आए हो। हर क्लास में मैंने बताया कि आपको क्या करना है। सर नेक्स्ट क्लास कितने बजे होगी? तो भैया मेरी प्रोफाइल में जाइए, वहां पे देखिए कि भैया इनके जो है प्लस के ऑन गोइंग कोर्स का अगला टाइमिंग क्या लगी पड़ी है। ठीक है ना? सर थोड़ा यूएस इलेक्शन बता दीजिए। बिल्कुल नहीं बताएंगे चौहान जी, ठीक है? हमें मतलब ही नहीं है यूएस इलेक्शन से। बट टू रीड बट नॉट टू रीड, समझ में आ गया? एआरसी रिपोर्ट में जो कंटेंट है उसको जैसा के तैसा लिखे नोट्स में, या समरी बना के लिखे। आशा जी जैसा आपको अच्छा लगता है, की पॉइंट भूलने नहीं चाहिए। अपनी भाषा में लिख लो और अच्छी बात है। ठीक है? और कोई क्वेश्चन किसी का? 11 बजे नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑप्शनल। धुआंधार ऑप्शनल चल रहा है इस समय हमारा। समझ में आया? आई गेव यू रिव्यू टूडे, थैंक यू वेरी मच। और कोई दिक्कत किसी को? हाँ भैया, सोशियोलॉजी की एक लेक्चर तो निकल भी गया, आज दूसरा लेक्चर है। किस दुनिया में रहते हैं बच्चे, मुझे समझ में ही नहीं आता। भैया जब आपको पता है कि मेरा रास्ता यही है, तो अगर आप उस रास्ते में बैठे रहोगे तो यहाँ पे जब भी मैं चलूंगा आपको पता चल जाएगा। चल जाएगा नहीं चल जाएगा? खुद अपने आप से पूछो। और अगर आपके रास्ते अनेक हैं तो भैया आपको पता नहीं चलेगा मुकेश सर किस रास्ते से निकल गए। क्लियर? ये छोटी सी बात है, समझदारी से समझ जाओ। अभी समय है, बाद में समझने का मौका नहीं मिलेगा। क्लियर? मुझे आज पेड लेना है, तो मैंने तो आपको बहुत पहले बोल दिया था मोहित जी। आप वही मोहित हो ना जिसको मैंने अनअकैडमी ऐप पे मैसेज के दौरान बताया था कि भैया ज्वाइन कर लो।
आपने बोला था दिख नहीं रही है क्लास। फिर मैंने क्या बोला था, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। कल एक बच्चा इसी बात पे क्या आया था, उसमें आ गया था, याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, जो क्या कह रहा था कि आपके कोर्स नहीं दिख रहे। समझ में आया? तो वही मोहित जी पूछ रहे थे आपके कोर्स कब दिखेंगे। तो फिर मैंने क्या करा कि भैया मेरे को जरूरत नहीं है बताने की कि मेरे कोर्स कब दिखेंगे, यही लिखा था मैंने। तो भैया बिलीव किया होता तो तभी सब्सक्रिप्शन ले लिया होता मोहित भाई। कहना आसान है, फॉलो करना मुश्किल है। समझ में आया? कड़वा बोलता हूं लेकिन बच्चों की रैंक लगवाता हूं। समझ में आया? जब मन चाहे तब ले लेना, लेकिन रेफरल कोड MKS लाइव ही रहना चाहिए मोहित भाई। ठीक है ना? और क्या कहते हैं, 12 या 24 महीने के लिए लेना। ये मत सोचना कि सोशोलॉजी 1 महीने में खत्म हो जाएगा तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है? तो पैसा अरेंज हो, जब हो जाए तो आप एडमिशन ले लेना। और कोई दिक्कत? जो भी बच्चा एडमिशन लेगा जो मेरे से पढ़ना चाहेगा, ठीक है, और अगर आप मेरे से नहीं पढ़ना चाहोगे तो आपको मेरा रेफरल कोड यूज नहीं करना है। और अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो MKS लाइव ही रेफरल कोड यूज करना है, और कोई रेफरल कोड यूज नहीं करना है अगर मेरे से पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है? तो मेरा सिंपल सा सिद्धांत है, अपने तरफ से ईमानदारी रखो, जिस भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो उसका रेफरल कोड यूज करो। ठीक है ना? हमारे यहाँ 50 से ज्यादा एजुकेटर है, और अगर किसी एजुकेटर का आपको रेफरल कोड नहीं पता है तो आप उनको मैसेज कर सकते हो अनअकैडमी ऐप के मैसेज ऐप से कि सर मुझे आपसे पढ़ना है, आप अपना रेफरल कोड बता दीजिए। समझ में आया? यही चीज आपको फॉलो करनी चाहिए। और अगर मेरे से पढ़ना है तो भैया MKS लाइव। क्लियर? और ऐसा नहीं है कि MKS लाइव रेफरल कोड यूज करा तो किसी और की क्लास में नहीं जा सकते, या किसी और का रेफरल कोड यूज किया तो मेरी क्लास में नहीं आ सकते। आज सबकी क्लास में जा सकते हो। ठीक है? पूरे सीजन में एक ही रेफरल कोड से आप कितनी भी क्लास कर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। समझ में आ गया? सबको नियम पता चल गया ना? ठीक है? सर थोड़ा कम हो सकता है क्या? क्या कम कराना है? टाइम पीरियड? तो अगर बिल्कुल पैसे नहीं है तो भैया 12 महीने का ले लो। मैं पैसे बता देता हूँ कितना है। 12 महीने का है 6300 रुपये। ठीक है? ये 10% डिस्काउंट के बाद ही है। ठीक है ना? आपको ऐसे भी फोन आ सकते हैं कि मोहित भाई आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, हम आपको 30% डिस्काउंट देंगे। क्लियर? तो ऐसे डिस्काउंटों से बचो। केवल 10% डिस्काउंट ही मिलता है, और एथिकल वे में ही क्या करो, एंट्री करो अनअकैडमी में जब भी एंट्री करो। समझ में आया? तो ऐसी जो है अफवाहों से दूर रहो। 6300 रुपये है 12 महीने की, 24 महीने की है 7560। क्लियर? माध्यम क्या है मोहित भाई, हिंदी माध्यम है इंग्लिश माध्यम है? सर अशोक कुमार की बुक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सही है, समझने के लिए बिल्कुल सही है, अगर समझना चाहते हो तो। ठीक है ना? इंग्लिश है? ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 खुद से कर लोगे? ये बताओ। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 खुद से कर लोगे? तो भैया फिर 12 महीने का 24 महीने का ही ले लो। अगर आंसर राइटिंग पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 खुद से कर सकते हो, तो अगर केवल सोशोलॉजी की बात कर रहे हो तो आप 6 महीने का ले सकते हो। पहली बार मैं किसी बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ। मैं हमेशा 12 महीना या 24 महीने का ही बोलता हूँ। लेकिन अगर आपके पास पैसे की बहुत ज्यादा समस्या है तो आप 6 महीने के लिए आ जाए। 4 महीने के अंदर मैं सोशोलॉजी पूरा खत्म कर दूंगा, और आपका 2 महीने बल्कि और बच जाएगा। क्लियर? और किसी का कोई क्वेश्चन? लेकिन ये सुविधा केवल मोहित भाई के लिए, कि उनके पास पैसे की थोड़ी क्या है, दिक्कत है, तो मैं उनको बोल रहा हूँ 6 महीने का ले लेना। नहीं तो हर कोई आदमी 12 या 24 महीने का ही लेगा। चलो भैया 11 बजे की क्लास में मिलते हैं, सोशोलॉजी। थैंक यू वेरी मच। और वो क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हो रही है। हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।